कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर हर रोज कम्युनल वायलेंस जैसी घटनाएं होती है, एथनिकल वायलेंस जैसी घटनाएं हो रही है और लोगों में ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के बीच, सोशल कैपिटल नहीं है एक दूसरे के बीच। तो क्या ऐसे में वो सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाएगी? क्या उस सोसाइटी में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक रैशनैलिटी प्रमोट हो सकेगी? वेल, यू नो द आंसर। और इन सब घटनाओं का उस सोसाइटी पर क्या प्रभाव होगा? आपको नहीं लगता उस सोसाइटी में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी? उस सोसाइटी में डेवलपमेंटल बैकवर्डनेस होगी? वो सोसाइटी साइंटिफिक रेशनैलिटी के ग्राउंड पर खरा नहीं उतर सकेगा? उस सोसाइटी में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नाम की जैसी चीजें नहीं आ सकेंगी? Why I am giving you the perspective? It is all because the recent incidences which are going in India, like new violence in Haryana, as well as Manipur incidents, something looks similar to these. So these type of incidents have long bearing impact on the society, on the nation, on the peace and stability of a country. Hello and welcome you all. Today is 11th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. हमने 10th of अगस्त के एडिटोरियल डिस्कशन नहीं किए थे, तो आज हम उन एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। बट as you all know, on the daily basis, we discusses some ethical terms. So what are the discussion? We will discuss about altruism. हमने पिछले लेक्चर में हेडोनिज्म की बात करी थी, जहां पर जो पर्सन है वो अपने प्लेजर को अटमोस्ट प्रायोरिटी देता है, यानी कि वो अपने पेन को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। बट अल्ट्रुइज्म सीम्स अपोजिट टू दैट। इट सिंपली मीन्स एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स रेदर देन इन वन ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो दूसरे के इंटरेस्ट है, दूसरों के जो वेलफेयर है, उसके प्रमोशन की बात अल्ट्रुइज्म करता है। इसका एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पे देख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो जो ओडिशा का ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें न जाने कितने लोगों की जाने गई थी, कितने घर बेघर हो गए, तो उस घटना के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं था, उन लोगों के साथ जो विक्टिम हुए इस इंसिडेंट के, फिर भी वो मदद करने के लिए पहुंचे, हॉस्पिटलाइजेशन लोगों को किया, जो नीड्स थी लोगों की उसे फुलफिल की गई। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अल्ट्रुइज्म का। इतना ही नहीं, ब्लड डोनेशन जैसे किए जाते हैं, लोगों के द्वारा ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, एज वेल एज हेल्पिंग द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, दिस ऑल रिफ्लेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्ट्रुइज्म. So we have discussed little bit. Can you give much more example in the comment section? So what are the articles of discussion today? We will discuss 4 articles. जो मैंने आपको बताया कि 10 ऑफ अगस्त के 2 आर्टिकल्स जो हमारे बच गए थे उसे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 2 आर्टिकल आज के एडिटोरियल का हम डिस्कस करना चाहेंगे। Let's move to the article discussion. First article will be dealt with the government's decision to ban on the import of electronic devices like laptops, tablets. So why did the government propose this action, and what will be the implication on the supply chain? We will discuss.
The second article will be related to the context that we have given above, that is your new violence and the concept of bulldozer justice, whether it is as per the rule of law or it is against the rule of law, we will discuss. The third article will be related to the tiger census that has been released by the government, and this tiger census gets released in every 4 years. And also the amendment to the Forest Conservation Act, how does it affects the habitat of the tiger population, we will discuss that. And the fourth article will be related to the RBI's Monetary Policy Committee decision to not changing the repo rate or its key policy rate, and also what are the concerns RBI has highlighted, we will discuss. So let's move with our discussion. The first article will be related to the GS paper 3. So we have already said that on August 3, the Commerce and Industrial Ministry notified restrictions कि जो आपके लैपटॉप्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या टैबलेट्स हैं या सर्वर्स हैं, उनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी इंपोर्टर्स थे जो इन सब डिवाइसेस को इंपोर्ट करते थे टू सेल इन द इंडियन मार्केट, दे नीडेड ए लाइसेंस टू इंपोर्ट दिस डिवाइसेस। एंड ये जो आपका डिसीजन आया इसका इमीडिएट इफेक्ट हुआ, यानी कि होता है ना कि गवर्नमेंट ने डिसीजन नोटिफाई किए, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड दिया। इस डिसीजन में गवर्नमेंट ने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट का कहना था कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप एज्यूम कर सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा गहरा हो सकता था। हालांकि गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को वापस ले लिया है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म बाय वेरियस इंपोर्टर्स एज वेल एज इकोनॉमिस्ट्स। हालांकि इनडायरेक्टली आप समझो कि इस प्रकार के सडन एक्शन इकोनॉमी पर कितना गहरा प्रभाव कर सकते हैं। आपका जो इंटायर सप्लाई चेन है वो प्रभावित होगा, साथ ही साथ देयर इज एन फियर ऑफ शॉर्टेजेज की प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी। और आपको ही पता है डिमांड एंड सप्लाई रूल कि अगर आपका चीज़ें शॉर्टेज होती हैं तो देयर इज ए राइज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। बट वाई दिस डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट? तो बेसिकली दो पर्सपेक्टिव यहाँ पर डिस्कस की गई है। पहला है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स था रिगार्डिंग द इंपोर्ट ऑफ दीज डिवाइसेस, बिकॉज एज यू नो कि दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेजॉरिटली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, एंड गवर्नमेंट को लगता है कि चाइना अपने इन डिवाइसेस में कुछ मॉडिफिकेशन करके हो सकता है कि हमारे ऊपर सर्वेलेंस बढ़ा दे। बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ये भी एक अप्रोच हो सकता है कि वो इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही प्रमोट करे। यानी कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो जो कंपनीज होगी उनको लगेगा कि ऐसे में तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा, तो लेट्स शिफ्ट टू इंडिया। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ये भी अप्रोच हो सकता है कि वो भारत में इनके मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को प्रमोट करना चाह रहे हो। लेकिन बात तो यही है ना कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो एक दिन का तो बात नहीं होगा, और इस प्रकार की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग को तो प्रमोट नहीं करेगी। इट विल अफेक्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑल्सो बहुत सारी कंपनी जो भारत से सॉफ्टवेयर एज वेल एज आईटी इनेबल सर्विसेज को इंपोर्ट करती है, तो भारत के इन सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिल सकती है। क्यों? बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इस प्रकार के एक्शन लिए तो दूसरे देश भी तो रेस्ट्रिक्टिव एक्शंस ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो दैट्स व्हाई देयर वाज सेंसिबल बैकलैश एंड हेंस गवर्नमेंट विथड्रॉन दिस डिसीजन, एंड इसको फिर डिफर कर दिया है इस डिसीजन को नवंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल में डिस्कशन ये कहा गया है कि लेट्स सी कि अगर आपको सिक्योरिटी फियर्स है कि सर्वेलेंस बढ़ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट मैंडेट कर दे टेस्टिंग नॉर्म्स को
टू वेरीफाई द स्टेटमेंट्स कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं वो हमारे टेस्टिंग नॉर्म्स पर खरे उतरते हैं या नहीं। अगर नहीं उतरते तो फिर आप बैन करो, अगर खरे उतर रहे हैं तो फिर इसको बैन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इंटेंट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहते हैं तो कभी भी इस प्रकार की रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स या मेथड्स ये प्रमोट नहीं कर सकेगी इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज कंपनी बोलेगी कि हम आपके पास आए, इससे बढ़िया हम दूसरी जगह क्यों ना चल जाए, वी हैव द अदर ऑप्शंस एज वेल, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू कोलेटरल डैमेज फॉर इंडियाज कंज्यूमर्स। तो एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल डिवाइड कम करने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड मतलब आप समझिए कि लेट्स से कि आपका रूरल इंडिया है, अर्बन इंडिया है। अर्बन इंडिया में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मोबाइल डिवाइसेस सब लोगों के पास होते हैं। जबकि रूरल इंडिया में आप देखो तो पर्सन 2G नेटवर्क पर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर 4G कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। तो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड। तो अगर हम डिजिटल इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं और डिजिटल डिवाइड को कम करना चाहते हैं तो इस प्रकार के डिसीजन सही नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन दे रही है। आप देखते हो जो भी सर्विसेज आपको लेना है, वेरियस सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप जो है डिजिटल मेथड्स यूज करते हो। तो इस प्रकार के अगर डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बैन कर देंगे या फिर जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लगा देंगे। अभी गवर्नमेंट का ये भी डिसीजन आया था कि 28% जीएसटी गवर्नमेंट लगा रही है ऑन द ऑनलाइन गेमिंग। तो इस प्रकार से सरकार की जो ऑब्जेक्टिव है वही प्रभावित हो जाती है एंड द इन्वेस्टर्स गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। So that's why in the conclusion that if there is an unpredictable policy and there is an excessive taxation and if there is a return to maximum government, so it can derail India's reform policy in the economic sector that the government trying to perform. This is the basic idea of this article. Now shifting focus to our next editorial that will be covered under topic and the paper GS paper 3 and it is related to the new violence. तो अगर बेसिक कंटेक्स्ट की बात करें तो आपको ही पता है हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज योर न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर आपका मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है। तो घटना ये हुई थी कि 31 जुलाई देयर वाज एन इरप्शन ऑफ कम्युनल वायलेंस। ये सब कीवर्ड याद रखना है आपने। कम्युनल वायलेंस का इरप्शन हुआ और ये इरप्शन आपका उस दौरान हुआ जब आपका ब्रजमंडल यात्रा ऑर्गेनाइज की गई थी बाय विश्व हिंदू परिषद एंड स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स उस दौरान देखने को मिले एंड दैट अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू कम्युनल वायलेंस एंड नॉट ओनली दैट communal violence get spreaded into other district as well and it affected the population as well as we see in the newspapers the incidents and their impact and you can see approx 7 population की people की death भी हुई and also over 200 reported injury. So what I am trying to convey here कि इसके बाद जो गवर्नमेंट के तरफ से एक्शन लिया गया उसको आप समझने का कोशिश करिएगा। वी विल डिस्कस दैट। बट आप समझो कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट आपका रेडिकलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट आपका एक्सट्रीमिज्म, कॉम्युनलिज्म, लोगों में ट्रस्ट कमी हो जाएगी, लोगों में सोशल कैपिटल नहीं रहेगा, पीस नहीं आ पाएगी और इससे आपका ओवरऑल जो इमेज होता है नेशन का, जो हमेशा से पीस, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म को प्रमोट करते आए हैं, उस इमेज पर भी एक गहरा प्रभाव डालता है। सो मूविंग टू द एडिटोरियल डिस्कशन, जो आपका ये घटना हुआ उसके बाद आप समझो कि गवर्नमेंट का एक्शन क्या होना चाहिए था। गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए था कि हम सही तरीके से कार्रवाई करें, देखें कि जो आपका घटना हुआ वो क्यों हुआ और साथ ही साथ कैसे उसे रोका जा सकता था। बट बजाय गवर्नमेंट ने क्या एक्शन अपनाया, बुलडोजर जस्टिस का। बुलडोजर जस्टिस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई खासकर यूपी में, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वहाँ की, अगर कोई भी एक्यूज्ड है
तो वहाँ पर उनके घरों में बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस कीवर्ड। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली इसी प्रकार का एक्शन जो एक्यूज्ड राइटर्स था उनके साथ किया, दैट इज डेमोलिशंस। उनके घर तोड़े जाने लगे एंड पनिश करने का कोशिश किया गया। तो अगर हम बात करें तो आप समझो कि जो बुलडोजर जस्टिस की घटना है उसका थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव जाने तो मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की घटना आपने सुना होगा, जैसे आपका खरगोन वायलेंस हुआ था। उसके बाद गुजरात में जो खंबात रीजन है वहाँ पर भी, उसके बाद दिल्ली में जो आपके जहांगीरपुरी इंसिडेंट हुए वहाँ पर भी, अलॉन्ग विथ असम में जो नगांव इलाका है वहाँ पर भी। तो इस प्रकार की घटनाएं आप देखो कि बढ़ रही है। अब मानो कि एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टैंडर्ड फीचर हो गया है। ठीक है, बट आर्टिकल में ये बोला जाता है कि जो जस्टिफिकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से, वो क्या जजमेंट दिया जाता है कि चूंकि ये सब इलीगल स्ट्रक्चर्स है या इंक्रोचमेंट्स हैं, दैट्स वाई हम जो है इस प्रकार के एक्शन ले रहे हैं। लेकिन द अल्टीमेट एम ऑफ द डिमोलिशन इज व्हाट, कि जो आपके एलिज्ड राइटर्स है उनको एक प्रकार से लेसन सिखाया जाए। अब इसके क्या कुछ तथ्य हैं आप देख सकते हो। पहली बात तो ये कि जो स्टेट ये जस्टिफिकेशन देती है कि हम इलीगल स्ट्रक्चर या इंक्रोचमेंट को हटाना चाहते हैं इसलिए हम इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली उन लोगों के होते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल होते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों को स्टेट अपना जो एम है शेल्टर टू ऑल इट्स सिटीजन्स उसको प्रोवाइड करने में असक्षम रही, तभी तो ये लोग इन जगहों पर आके रह रहे हैं, बस रहे हैं। और जो दूसरा है कि आप इंक्रोचमेंट करते हो या फिर इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन वो भी फॉलो नहीं किया गया। यानी कि जो प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स थे वो भी फॉलो नहीं किए गए। बल्कि होना क्या चाहिए, एज पर द कोर्ट रूलिंग्स सर्वे कंडक्ट किया जाए वेदर रेसिडेंट्स आर एलिजिबल फॉर रिहेबिलिटेशन और नॉट, एंड अगर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो सकता है तब जाके एक नियम के साथ इस प्रकार के एक्शंस को अंजाम दे, अदरवाइज दैट इज नॉट द गुड आइडिया। तो देयर इज ए इश्यू इन दिस टाइप ऑफ डिसीजन, लाइक स्टेट जो है वो अपने ही सिटीजन को होमलेस कर रही है, एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स अनसिविलाइज सोसाइटी। एंड इस प्रकार की जो इंस्टेंट डेमोलेशन जैसे घटनाएं हैं, इट डजंट कंप्लाई विद द प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव रिक्वायरमेंट्स। जैसे कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने जो डेमोलिशन के नोटिस दिए हैं वो बैक डेट पर दिए हैं। यानी कि क्या होता है कि जब भी इस प्रकार की डेमोलिशन वाले ऑर्डर्स इश्यू किए जाएंगे तो पहली बात तो ये कि एक डेट पर इश्यू किया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि हाँ आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना होगी या डेमोलिशंस किया जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटी है वो डेट भी इश्यू नहीं करती है, और अगर इश्यू करती है तो पता चला बैक डेट इश्यू कर देती है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती है पब्लिक में, और फिर वो अपने एक्शंस को करती है। तो दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। So what the article trying to convey is that कि this type of dispute कि बोला जाता है कि म्युनिसिपल लॉ या फिर जोनिंग रेगुलेशन या फिर अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स, इन सब के कारण ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट इज टारगेटेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, एंड स्टेट जो है वो फ्रंटियर जस्टिस को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अब आप समझो कि यहाँ पर फ्रंटियर जस्टिस का क्या मतलब होता है। इट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट
जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं किया जाता है इन डिलीवरिंग जस्टिस। ठीक है, जैसे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है पनिशमेंट देने का, कि हाँ हमने नोटिस दिया, अल्टीमेटली प्रोसीजर फॉलो किया, फिर कोर्ट गए और उसके बाद आपको जो भी डिसीजन या पनिशमेंट देना है वो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को न पालन करके आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट प्रोवाइड कर देना। Hence, we can say that this type of frontier justice is not according to as per the rule of law. So it is against rule of law, because rule of law क्या कहता है कि हमें अल्टीमेटली रूल के साथ चलना पड़ेगा, लॉ के साथ चलना पड़ेगा, लॉ इज सुप्रीम। बट यहाँ पर आपको उसका पालन न होते हुए दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर सच में आपको एक्शन लेना है इंक्रोचमेंट पर या फिर इलीगल इस्टेब्लिशमेंट पर, तो फिर ऐसे में जो भी आपके मेजर अर्बन सिटीज है वहां पर इस प्रकार की इंक्रोचमेंट तो देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट जो भी जोनिंग रेगुलेशंस है उसका पालन नहीं किया जाता है आपके अर्बन सिटीज में। हाउएवर ऐसी बात नहीं है कि हमेशा जो है गवर्नमेंट पार्टिकुलरली एक माइनॉरिटी को टारगेट करती है, बट जैसे आप देख लो उत्तर प्रदेश में जो आपके गैंगस्टर्स है उनके खिलाफ ये सब एक्शन की गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ये देखा गया कि दे आर टारगेटेड टू पार्टिकुलर कम्युनिटी। और साथ ही साथ जो आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें न्यू डिमोलिशन पर स्टे ऑर्डर लगाई गई, जहां पर कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इथनिक क्लिनसिंग। है ना, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, एथनिक क्लिनसिंग। तो बुलडोजर जस्टिस माइट सेटिस्फाई द एंगर ऑफ द पीपल, कि हाँ लेट्स से कि लोगों का जो गुस्सा है उसको सेटिस्फाई करे, बट आप समझो कि आपका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है या फिर इस प्रकार की जो डेमोलिशंस वाली घटना है इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो बुलडोजर जस्टिस इज ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। आप समझो कि ये सिर्फ आप एक व्यक्ति को पनिश नहीं कर रहे हो बल्कि जो इनोसेंट फैमिली मेंबर्स है उसको भी पनिश कर रहे हो ना, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। एंड ऑल्सो इट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो गिल्ट नहीं है उसको भी आप पनिशमेंट दे रहे हो, दैट वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। एंड अगर आप रूल ऑफ लॉ को वायलेट करते हो, अगर स्टेट ही रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है तो इट इज एन एग्जाम्पल कि द स्टेट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑथोरिटेरियन सोसाइटी। एंड एक बात आर्टिकल में ऑब्जर्व की गई है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है ना वो भी साइलेंट रही है। जैसे अल्टीमेटली कि जो आपका कोर्ट है उनको ये ड्यूटी है कि जो लॉ है या फिर रूल ऑफ लॉ है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इन्फोर्स कौन करेगा, कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब इस प्रकार की सिचुएशन उनके सामने आई तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो स्टेट के जो जस्टिफिकेशन है, स्टेट जो अपना दलील देती है कि हम अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो उसको भी मान लेती है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम कि जो जुडिशरी है उन्होंने एक्टिव नोटिस लिया है इस टाइप के पैटर्न का, दैट इज योर लॉलेस बुलडोजर जस्टिस। तो ये आपका कंक्लूजन निकल कर आता है। होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल। नाउ वी आर मूविंग टू जीएस पेपर 3 एंड दैट्स रिलेटेड टू द टॉपिक लाइक कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस रिलीज की गई। थोड़ा सा बेसिक की बात करें तो जो टाइगर सेंसस है वो हर 4 साल में रिलीज किया जाता है। तो आपका इससे पहले 2018 में रिलीज की गई थी एंड नाउ इट हैज़ बीन रिलीज्ड ऑल्सो। तो अभी क्या कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है और ये ध्यान रखना है हु रिलीज दैट सेंसस। तो बेसिकली वी हैव द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दोनों मिलकर रिलीज करती है। एंड प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली फॉर द इन्वायरमेंट टॉपिक, और इन्वायरमेंट का वेटेज आपको ही पता है लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस कंप्राइज ऑफ द इन्वायरमेंटल सेक्शन। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ स्पीसीज के नाम आपको इस आर्टिकल में दिए जाएंगे
उस पर भी क्वेश्चंस ने डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा है। एंड इसमें क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो मध्य प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, दैट इज योर 785, एंड दैट इज 50% राइज इन द टाइगर्स इन द लास्ट सेंसस। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कैसे है? तो देर आर वेरियस फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो प्रेडेटर है एज वेल एज जो प्रे है उनके पॉपुलेशन को बैलेंस किया जाता है। प्रेडेटर यानी कि जो शिकारी है, एंड प्रे यहाँ पर जिसका शिकार किया जाता है। जैसे यहाँ पर टाइगर आपका प्रेडेटर हो गया और जो टाइगर जिसका शिकार करता है वो प्रे पॉपुलेशन हो गए। तो दोनों को बैलेंस किया गया है। अगर दोनों में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहेगा, लेट्स से कि अगर प्रे पॉपुलेशन की कमी हो जाएगी तो फिर इसका असर प्रेडेटर के पॉपुलेशन पर ही पड़ेगा। एंड अगर प्रेडेटर का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो समझ के चलो कि जो इकोलॉजी है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में कंजम्पशन ज़्यादा होने लग जाएगा। दैट्स वाई देयर इज शुड बी ए बैलेंस बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर पॉपुलेशन। ठीक है। एंड टू बैलेंस दिस मध्य प्रदेश ने री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज की पॉलिसी भी अपनाई। जैसे बारहसिंगा स्वेप्ट डियर, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसको शिफ्ट किया गया न्यू हैबिटेट में, लाइक सतपुड़ा एंड बांधवगढ़ हिल्स। एज वेल जो गौर का पॉपुलेशन है, इंडियन गौर, ये सब स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, उनको बांधवगढ़ एंड संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। बट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या कहता है कि ये जो हम रिलोकेशन करते हैं पॉपुलेशन का या स्पीसीज का, ये तभी किया जाना चाहिए और उन्हीं लोकेशन पर किया जाना चाहिए जिन लोकेशन पर ज़्यादा एलियनिटी ना हो स्पीसीज का। यानी कि होता है ना, जैसे आप कोई दूसरे देश जाते हो लेट से, अब वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है आपके लिए कि आपको वहाँ पर सरवाइव करने की में दिक्कत आ जाए, तो आप तो चलो सरवाइव भी कर लोगे, लेकिन जो आपके एनिमल स्पीसीज होते हैं या फिर प्लांट स्पीसीज होते हैं, अगर उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट या फिर उनका जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी यही कहते हैं कि अगर हम रिलोकेशन करते हैं तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस लोकेशन पर, जिस लैंडस्केप में हम उनको रिलोकेट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी टू एलियन, दैट शुड नॉट बी टू आइसोलेटेड टू देयर प्रीवियस क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन ये जो आपका रिसेंट अमेंडमेंट किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, दैट समथिंग अफेक्ट्स द हैबिटेशन। जैसे इस रिसेंट अमेंडमेंट में ये किया जा रहा है कि जो आपके फॉरेस्ट लैंड है ना उसको इजीली डाइवर्ट किए जा सकेंगे फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऐसे में क्या होगा, लेट्स से कि ये आपका कोई हैबिटेट था, अब यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए इस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर दिया गया, तो आप समझो कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया ना। फिर लेट्स से कि यहाँ पर फिर इंडस्ट्री को लाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो पहले इतने पूरे रीजन में वो स्पीसीज रहता था, लेकिन अब चूंकि हमने डिफरेंट पर्पज़ के लिए एरिया को एलोकेट कर दिया तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया ना। एंड जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है तो फिर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है कि भाई साहब यहाँ पर जो एक्सेसिव पॉपुलेशन है उसको उठा के दूसरी जगह पर डाल दो। तो दैट इज नॉट ए गुड आइडिया, इट विल प्रमोट फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल्सो दिस इज अगेंस्ट इंडियाज फिलोसफी ऑफ कंजर्वेशन। इंडिया किस प्रिंसिपल पर फॉलो करता है कि हम सेग्रीगेशन ना करें, हम फेंसिंग ना करें, क्योंकि सेग्रीगेशन से जो आपके एनिमल स्पीसीज है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट मूव नहीं कर सकेंगे फ्रीली। नहीं तो आप समझो कि अगर हम इंडिया के पास्ट की बात करें तो पूरा आपका जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट था, आप समझिए कि एनिमल पॉपुलेशन से डोमिनेट हुआ करता था। लेट्स से कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर भी आपको रेहनोसेरस के पॉपुलेशन मिलते हैं, लेकिन आज जो है आपका रेहनोसेरस का पॉपुलेशन सिर्फ असम जैसे रीजन में रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल नीड्स, हमने क्या किया, फॉरेस्ट सबको कट कर दिया, हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर दिया। तो दैट्स इज नॉट द गुड आइडिया। तो एक तरफ
गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है टू मेंटेन कनेक्टेड फॉरेस्ट लैंडस्केप एंड टू रिड्यूस द एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट। तो सिर्फ नेचर ही जो आपके स्पीसीज है उसका केयर करेगी, दैट इज नॉट ए गुड कंसेप्ट। यहाँ पर आपको एफर्ट लेना पड़ेगा ताकि हम रीस्टोर कर सके प्रेडेटर और प्रे बैलेंस को। एंड ऑल्सो वेरियस स्टेट शुड इम्प्लीमेंट एक्टिव प्रे मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इसके लिए साइंटिफिक एक्सपर्टीज की ज़रूरत है अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। तो सिर्फ गवर्नमेंट का ये एम नहीं होना चाहिए कि हमें जो कार्निवोर पॉपुलेशन है या फिर टाइगर के पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि जो आपका हैबिटेट है विच इज़ वेरी नेसेसरी टू सस्टेन दीज एनिमल्स, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो समझिए कि आने वाले समय में ये जो आपका हैबिटेट है वो फेयर एंड हेल्दियर प्रे एंड प्रेडेटर बेस को नहीं प्रमोट कर सकेगी। So that's the core issue that we have discussed. Now we move to the next article that is related to the GS paper 3. तो क्या कंटेक्स्ट है? तो हर 2 महीने में एवरी 2 मंथ RBI रिलीजेज बाय मंथली पॉलिसी। बाय मंथली पॉलिसी में रिपो रेट या फिर आपका CPI रिलेटेड डाटा और RBI क्या एक्शन ले रही है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन सब पर चर्चा होती है। वैसे RBI की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका बेसिक एम क्या है, प्राइमरी गोल क्या है? उसका प्राइमरी गोल है आपका इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है उसको कर्व करना। महंगाई क्या होता है? महंगाई बेसिकली टू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म, लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट था उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, अगले महीने पता चला कि उसका प्राइस जो है 110 रुपीज़ हो गया, तो आप समझो कि प्रोडक्ट के प्राइसेस में इंक्रीज हो गई ना, कितने परसेंट से? 10% से। दैट इज इन्फ्लेशन बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट किसे दिया गया है? RBI को दिया गया है। आप समझो कि लेट्स से कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़े तो उसके प्रभाव क्या हो सकता है इकोनॉमी पर? तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि जो रुपी की वैल्यू है ना वो कम होने लगेगी। कैसे? कि पहले 10 रुपये में आपको एक बिस्किट मिल जाती थी, लेट्स से वही बिस्किट अगर आपका 15 रुपये मिल रहा है तो आपके करेंसी की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो ये सबसे बड़ा सिनेरियो होता है। तो दैट्स वाई जो आपका RBI है टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करती है, अपने टारगेट में लाने का प्रयास करती है। क्या है इन्फ्लेशन टारगेट? कैसे भी करके जो इन्फ्लेशन है 4 ± 2 होना चाहिए, यानी कि 2% से 6% के बीच होना चाहिए। लेकिन रिसेंट इंस्टेंसेस शोकेजिंग दैट दिस टारगेट हैज़ बीन ब्रीच्ड, यानी कि 6% से भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट्स वाई RBI कोशिश करती है कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और RBI का तरीका क्या है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन द मेजर मेथड इज कंट्रोलिंग द पॉलिसी रेट या फिर की रेट, दैट इज योर रेपो रेट। आप इकोनॉमी में रेपो रेट के बारे में पढ़ते होंगे। रेपो रेट क्या है? कि ये आपका बैंक है और ये RBI है। ठीक है, जैसे आप मान लो SBI है और ये RBI है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को RBI से लोन लेना है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो SBI को कोलेट्रल यानी कि सबूत देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने पड़ेंगे, तब जाके RBI SBI को लोन देगा। और वो इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI SBI को लोन देगा वो कहलाएगा आपका रेपो रेट। ठीक है, तो RBI क्या करती है कि देखेगा कि अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में हो रहा है तो जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, और RBI उसको घटा सकता है अगर RBI को लगता है कि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड, और इस पर UPSC प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी जो आपका रिसेंट आउटकम हुआ RBI के बाय मंथली पॉलिसी का, उसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई? तो पहली बात तो देख सकते हो आप, इंटरेस्ट रेट
में जो आपका रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि 6.5% ही रखा गया है। और जो आपका स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो भी आपका 6.25 है। एंड CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है। ये CRR या फिर आपका रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब एक प्रकार से क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बैंक रेट, इस सब पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अन्य क्या डाटा दी गई है, तो पहले आरबीआई ने बोला था कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5.1% रहेगा, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 उसको बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। ठीक है, क्यों कर दिया है, बिकॉज आपको ही पता है ये जो आपके फूड प्रोडक्ट्स है, स्पेसिफिकली टमाटोज की बात करें तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा इसके प्राइस में इन्फ्लेशन आया, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एन इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए देयर इज ए बास्केट्स ऑफ गुड्स जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें एक वेजिटेबल आइटम्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट। एंड दैट्स वाई अगर वेजिटेबल आइटम्स पर प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए नजर आएगा। हालांकि जो आरबीआई है उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ हम ही इन्फ्लेशन से नहीं लड़ सकते, बल्कि गवर्नमेंट को भी आगे आने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सप्लाई साइड की दिक्कतें आ रही है, तो सप्लाई साइड को बैलेंस करने का काम गवर्नमेंट का है, ताकि इस प्रकार के शॉक्स इकोनॉमी में ना आ सके। बिकॉज अगर प्राइस स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है तो इससे आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पर असर पड़ता है। एंड ऑल्सो कि जो आपका इन्फ्लेशन का रिस्क है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है, बिकॉज अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस साल। ऑल्सो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेपो रेट ऑल्सो, तो आप देख सकते हो व्हेन कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स बाय लेवरेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, आरबीआई है और इधर बैंक है, और बैंक पैसे मांगेगी आरबीआई से, आरबीआई पैसे देगा बैंक को एट द रेट जो आपका रेपो रेट होता है। आप जैसे लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो जाहिर सी बात है एक इंटरेस्ट रेट पर आपको बैंक लोन देगा, तो आप रिप्लेस कर दे अपने आप को बैंक से, और जहाँ से लोन लेने जा रहे हैं वो है आपका आरबीआई, तो फिर आपका ये रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स, तो वी हैव डिस्कस दीज आर्टिकल्स इन डिटेल, होप यू अंडरस्टूड। एंड आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कशन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।